नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। आज बात करेंगे कि किस तरह 2022 के चुनाव के लिए रूलिंग पार्टी यानी कि सत्ताधारी पार्टी की जो तैयारियां हैं वो अब जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। जी हां, 2022 के चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी एक 3 स्तर का सर्वे कराएगी। उस सर्वे में अलग अलग पैमाने होंगे, जैसे कि विधायक जिस क्षेत्र का है वहां पर जनता के बीच उसकी कैसी पैठ है, अगर नाराजगी है तो क्यों है, जनाधार किस तरह का है, किन किन चीजों को लेकर के समस्या है, क्या वहां के लोगों के साथ उस विधायक की अच्छी बनती है। ये 3 लेयर का एक सर्वे होगा जिसमें कई सारे लोग जुड़े हुए होंगे और इन सर्वे के आधार पर ही अब आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से टिकट दिए जाएंगे। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय भी है, सर्वे के आधार पर टिकट। तो बता दें आपको, बीजेपी 3 स्तर का सर्वे कराने जा रही है जिसमें विधानसभा संयोजक और जो प्रभारी हैं उनको नियुक्त किया जाएगा। इन नियुक्तियों को इस हिसाब से किया जाएगा कि विधायक जिस क्षेत्र का है वहां पर किस तरह का उसने संतुलन बना करके रखा है, जिसको हम टिकट देने जा रहे हैं उसकी वहां पर कैसी पैठ है, कैसी पहुंच है, कुल मिलाकर के एक एक कदम फूकने की तैयारी। और साथ ही जब सत्ताधारी पार्टी यानी कि रूलिंग पार्टी के अंदर किसी प्रकार की हलचल होती है या उसकी तरफ से किसी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं तो वो चर्चा का विषय जरूर बनते हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह अब टिकट का आधार सर्वे बनेगा और उसी सर्वे पर खरे उतरने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। चर्चा करेंगे इस पर, आपको एक विशेष पैकेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। बारे में भी जानकारी करें। और जो कोरोना कर्फ्यू, आंशिक कोरोना कर्फ्यू का जो उन्होंने एक मॉडल निकाला जिसमें कि औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा, किसानों को उनकी खरीफ की अगली फसल की तैयारी के लिए बीज और खाद की व्यवस्था की दुकानें खुली रहीं, उनकी व्यवस्था चलती रही, संयंत्र जो कृषि संयंत्र हैं उनके सब प्रबंध के जो है कारखाने या उनकी दुकानें वो सब खुली रहीं। तो ये 3T माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं भ्रमण, कोरोना कर्फ्यू और जो अब एक अग्रेसिव तरीके से जो टीकाकरण तेजी से प्रदेश में कराने की एक प्रक्रिया चलाई गई है, ये सबका सम्मिश्रण है कि जहां आज देश के कई प्रदेशों में 10,000 से 15,000 से ऊपर प्रतिदिन मामले आ रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में विशेषज्ञों ने कभी ये कहा था कि यहाँ पर 15 मई के आसपास 1 लाख प्रतिदिन मामले आएंगे और प्रदेश में मई के आखिर में 30 लाख कुल मामले हो जाएंगे, जिस संख्या से, जिस अनुपात से संक्रमण बढ़ रहा था, वहीं आज इस पूरे नेतृत्व ने, पूरी टीम ने जो है ये नियंत्रण करके आज इस संख्या को केवल 9,806 रह गई है और प्रतिदिन आने वाले मामले भी 38,000 जो अधिकतम थे 23 अप्रैल को, वो आज घट के 524 रह गए हैं। लगभग जो है उसमें 98 पॉइंट समथिंग % की कमी आई है। प्रदेश में जो रिकवरी की दर है, ठीक होने की दर है, वो भी 98% से ऊपर चली गई है। टीकाकरण में जो तेजी लाई गई है, आप पूरे जो है जून के महीने में पहली बार 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का जो लक्ष्य रखा गया, उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति है, उसमें जो हमारी 97,000 ग्राम पंचायतें हैं और जो अर्बन एरिया है, उनमें पिछले साल भर से टीमें घर घर जाकर संक्रमण के लक्षणों वाले व्यक्तियों को तलाश रही थी और उसमें लगभग 17.5 करोड़ लोगों तक हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार की टीमें पहुंची हैं, उनका हालचाल लिया है। और 5 मई से ये विशेष जो है गहन अभियान गाँव में भी प्रदेश के यहाँ चलाया गया है और गाँव में घर घर जाकर जो है संक्रमण से जो है लक्षण वाले व्यक्तियों को तलाशा जा रहा है। जो जिन्हें हल्की भी कोई बुखार या कोई किसी प्रकार की समस्या है, उन्हें भी मेडिकल किट दी जा रही है।
लगभग 12 लाख से अधिक जो है वो मेडिकल किट बांटी जा चुकी हैं, और जहां लक्षण अधिक हैं वहां पर एंटीजन का तुरंत टेस्ट कराया जाता है, और अगर लक्षण अधिक हैं और नेगेटिव आता है एंटीजन का टेस्ट, तो आरटीपीसीआर का टेस्ट कराया जाता है। ये सारे टेस्ट गांव में ही कराए जा रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों में संक्रमण को लेकर पहले से ही चिंतित थी, और 31 मार्च के बाद से आज तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके लगभग 65% टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण जनसंख्या के हुए हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों के हुए हैं। तो ये दर्शाता है कि एक सुनियोजित तरीके से कोरोना से ये लड़ाई जो है लड़ी गई, और ये पूरे देश के सामने उदाहरण है कि इतनी तेजी से जो है संक्रमण के मामलों में कहीं भी कमी नहीं आई है। ये भी कहा गया कि पंचायत चुनाव की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि अगर दिनांक और आंकड़े देखे जाएं तो जब से पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है उसके बाद से प्रदेश में मामले तेजी से घटे हैं। और ये बताना भी जरूरी है कि जैसे कई प्रदेशों ने पूरा लॉकडाउन रखा, उन्होंने पूरी आर्थिक और जो हमारी औद्योगिक गतिविधियां हैं उन्होंने अपने प्रदेश में बंद रखी। उत्तर प्रदेश ने जो हमारे जीविका का बचाने का एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक लक्ष्य था उसको कायम रखा, और सभी औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, सभी चीनी मिलें चलती रहीं, किसानों से गेहूं खरीद का कार्यक्रम चलता रहा। इसके साथ साथ जो हमारी औद्योगिक इकाइयां थी उनमें कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई कि उन्हें ये निर्देशित किया गया कि हेल्प डेस्क प्रत्येक औद्योगिक संस्थान में रहेगा, और जहां 50 से अधिक कर्मचारी हैं वहां पर कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। लगभग 3000 ऐसे कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं ताकि कर्मचारियों को भी किसी प्रकार अगर कहीं कठिनाई होती है ठीक है। तो यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप। कोविड पे आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा पर लौटते हैं। चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह बीजेपी की तरफ से अब 3 स्तर का सर्वे कराने की बात कही गई है, और इन सर्वों के जो पैमाने होंगे, इनके जो मानक होंगे, उन पे खरा उतरने के बाद ही अब टिकट दिए जाएंगे। यानी कि टिकट बांटने से पहले विधानसभा चुनाव 2022 के लिए बीजेपी एक प्रॉपर सर्वे कराना चाहती है। हालांकि सर्वे करने की रणनीति कोई नई नहीं है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भी 2016 के आसपास एक बड़ा सर्वे कराया गया था, और जिन आधार पर टिकट बांटे गए थे। इस सर्वे में मुख्य आधार रखे जाते हैं कि जो वहां का, जिसको हम टिकट देने जा रहे हैं, जो उम्मीदवार है, उसकी जनता के बीच पैठ कैसी है, वहां की मूलभूत समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के साथ जिस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा वो किस हद तक जुड़ पा रहा है, जातीय संतुलन किस प्रकार का बैठा है, कहीं उस उम्मीदवार को लेकर के कोई नाराजगी तो नहीं है, अगर नाराजगी है तो किस प्रकार की है, अगर वो विधायक या फिर जो उम्मीदवार है वो पहले भी उस क्षेत्र में रह चुका है तो कैसा काम रहा है, लोगों से भी उसका फीडबैक लिया जाएगा। और इन सब की मिलीजुली रिपोर्ट जब हाईकमान के पास जाएगी तो वहां से नाम तय किए जाएंगे। इसके लिए बाकायदा हर विधानसभा क्षेत्र में 3 अलग अलग लोगों को लगाया गया है। संयोजक तमाम वहां के क्षेत्र के प्रभारी लगाए गए हैं। इन सब चीजों के आधार पर ही निर्णय निकलेगा। अब सवाल इस बात का कि वो पार्टी जो कि प्रदेश में बहुमत के साथ आई, वो पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो पार्टी भी अब पूरी रणनीति के साथ तैयारी कर रही है। रणनीति अच्छी बात है, हर चुनाव से पहले अपनी रणनीति होनी चाहिए, विरोधियों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, और खुद की भी तैयारी पुख्ता होनी चाहिए। लेकिन ये तैयारी किन परिणामों को देख करके की जा रही है? क्या विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारी है वो ठीक पिछले महीने में जो पंचायत चुनाव के परिणाम आए थे उनके बाद की जा रही है, या फिर पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के नतीजे जिस प्रकार हैं उस हिसाब से की जा रही है? इन्हीं सब पर हम चर्चा करेंगे, और बिना देर किए हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। अभिषेक, इसमें कोई दो राय नहीं कि पंचायत चुनाव के परिणाम मनमाफिक नहीं निकले हैं, तो तभी से मंथनों को और मीटिंग्स का तमाम फीडबैक लेने का, हाईकमान तक पहुंचाने का उसका सिलसिला जारी है। पिछले 15 दिनों से हम बड़ी हलचल देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से सत्ताधारी पार्टी में। लेकिन
एक इंटरनल सर्वे बीजेपी का जो कराया गया है, सूत्रों के आधार से ऐसी खबर है, वो इंटरनल सर्वे अपने आपस का वो सर्वे ये बताता है कि बीजेपी इस बार नहीं जीत पा रही है, जनाधार उतना मजबूत नहीं है, लोगों में इतनी खुशी नहीं है, जनता काफी हद तक नाराज है। क्या उस आंतरिक सर्वे का ये कहीं ना कहीं असर है कि अब तुरंत युद्ध स्तर पे काम शुरू कर दिया गया है, तुरंत सर्वे और सारी तैयारियां वो शुरू की जा रही हैं? बात वहां से होती है कि जब भी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो भी सत्तारूढ़ दल की सरकार, जिसकी सरकार होती है, उसके पक्ष में ही बाई इलेक्शन और ये पंचायती चुनाव गए हैं। पिछले लंबे दशकों से हमने देखा। इस बार नतीजे कुछ अलग आए और ये नतीजे बिल्कुल संतोषजनक बीजेपी के लिए नहीं थे और तभी से ही हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन इस राजनीतिक उथल पुथल को कोई देख और समझने नहीं पाया, क्योंकि हम कोविड महामारी से जूझ रहे थे। तस्वीरें हमने देखी थी भयानक, विचलित करने वाली। उस बीच ये राजनीतिक पशुपेश खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था और ना ही भारतीय जनता पार्टी खुलकर कोई निर्णय, कोई कार्यक्रम या कहा जाए इस तरह की बैठकें नहीं कर पा रही थी। तो अंदरूनी तौर पर भले ही रिपोर्ट्स और फोन पर कानाफूसी के दौर चले हों, लेकिन ये खुलकर नहीं हो पा रहा था। जैसे ही चीजें कुछ काबू में आ पाई, वैसे ही हमने देखा कि काबू में आते ही सबसे पहले राजनीतिक दौड़ भाग शुरू हुई। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से दिल्ली रवाना होते हैं, 2 दिन रुकते हैं, सभी बड़े नेताओं से मिलते हैं, वापस लखनऊ आते हैं, राधा मोहन सिंह यहाँ पर पहुंचते हैं, गवर्नर से मिलते हैं, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलते हैं। ये कहा जाने लगता है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ हो रहा है या मुख्यमंत्री राजी नहीं है कैबिनेट एक्सपेंशन के लिए, AK शर्मा को मंत्री बनाने के लिए राजी नहीं। सारी सुगबुगाहटें और तेज हो जाती हैं। कयासों के दौर के बीच फिर मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के पीछे एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण अगले 8 महीने के लिए पूरी तरह फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है कि कैसे और किस तरह से समीकरण बदलेंगे 8 महीने बाद। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं कहीं उनको कमजोर कर दे, कोविड की वजह से कहीं उनके लिए परेशानी ना खड़ी हो जाए। जिन लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है वो निश्चित तौर पर सरकार को दोषी ठहराते हुए नजर आ सकते हैं। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट पुख्ता प्लान तैयार हो रहा है। और रही बात उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन की या सेंट्रल में कैबिनेट एक्सपेंशन की, वो भी दूसरे नंबर की बात है। लेकिन पहले नंबर पर यही है कि अगले 8 महीने में किस तरह की रणनीति तैयार हो। इंटरनल सर्वे की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से पहले सभी राजनीतिक दल इंटरनल सर्वे करवाते रहे हैं। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, इससे पहले तो बाकायदा पब्लिक रिलेशंस को लेकर के एक बड़ी कंपनी, विदेशी कंपनी भी हायर की जाती रही थी। अखिलेश यादव की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो वो भी ऐसा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसमें कुछ इनोवेशन लाया था। प्रशांत किशोर, जिनकी कंपनी का नाम कोलंबस है, उसको लेकर सामने आए। नए तरीके की राजनीतिक स्ट्रैटेजी देखने को मिली, नए तरीके के राजनीतिक पैंतरे देखने को मिले। और ये भी कहा जाता रहा था लंबे समय से राजनीति में कि जो थिंक टैंक या बुद्धिजीवी कहे जाते थे वो पुराने नेता, संगठन के पुराने लोग होते थे। लेकिन अब MBA और IIM से पढ़े हुए, MBA के हुए IIM से पढ़े हुए लोग राजनीतिक रसातल की रणनीतियां, नई तरीके की इनोवेशन रणनीतियां तैयार करते हुए नजर आए। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठाती हुई नजर आई, फायदा मिला भी। और इस बार भी किस तरह से फायदा लिया जा सके जातिगत समीकरणों के आधार पर, इन सारी चीजों को लेकर बिल्कुल तैयारियां चल रही हैं। उसमें चाहे सर्वे हो या फिर जो लोग भी विधायक के टिकट के लिए। बिल्कुल अभिषेक, आपने यहाँ तैयारियों की बात की, सर्वे की बात की, रणनीति और स्ट्रैटेजी की बात की, लेकिन हम थोड़ा 1 से 2 महीना पीछे जाते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के भी कई खबरें थी, बड़ी स्ट्रैटेजी बनी थी। कहा गया कि पार्टी में जो लोग किसी पद पर आसीन हैं उनके परिवारजनों को टिकट नहीं मिलेगा, जो आदमी लोग पदासीन हैं उनकी जो बीवियां हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, और तमाम तरीके की पाबंदी लगा दी गई, महिला प्रकोष्ठ अलग बनाए गए, बड़े सर्वे कराए गए। उसका नतीजा ये निकला कि परिणाम तो मनमाफिक नहीं आए, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई थी वो धरातल पे नहीं उतर पाई। कई जगह तो यहां तक खबर आई कि टिकट दिया गया पंचायत चुनाव से महज 15 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले। तब तक इतनी असमंजस की स्थिति उभर चुकी थी। यानी कि ये माने कि प्लानिंग एक अलग चीज होती है, वो सही होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग धरातल पे भी उतरना चाहिए, वरना पंचायत चुनाव जैसे ही परिणाम हो जाएंगे। राजनीतिक दलों की तरफ से पंचायत चुनाव में जिस तरह की रणनीतियां इस्तेमाल की जाती रही हैं पहले और इस बार, उसमें बहुत अंतर था। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यही कहा जाता है कि राजनीति में कभी कुछ परमानेंट नहीं होता, हमेशा
तिथियों के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल की गई, चाहे पंचायत चुनाव की बात की जाए और नतीजों की बात की जाए, उनमें बहुत अंतर था। तैयारियां यहाँ पर वैसे ही की गई, IT सेल बना था, पंचायत चुनाव के हिसाब से किसको टिकट दिया जाना चाहिए। हालांकि समर्थन की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने समर्थित प्रत्याशी उतारे, लेकिन निश्चित तौर पर उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो रणनीति उतनी सफल साबित नहीं हुई जो नतीजों ने साफ बयां किए हैं। और अब वैसा ही कुछ दोबारा ना दोहर जाए, तो इसको लेकर के न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बड़े नेता बल्कि केंद्र के भी बड़े नेता परेशान हैं। और शायद यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री भी वहां गए थे। क्या बदलाव किए जाएं, टिकट को लेकर के क्या तैयारियां की जाएं, साथ ही साथ घटक दल जो अलायंस पार्टीज हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर चाहे अनुप्रिया पटेल अपना दल की बात की जाए, या फिर ये भी बात आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर जिस तरह आधे कार्यकाल में ही, यानी 5 साल से 2.5 साल में ही बागी होते हुए नजर आ गए थे, उन्हें किस तरह से सुर में लाया जाए। तो ये वो सारी बातें हैं। हो सकता है किसी और नई राजनीतिक दल से उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती हुई या अलायंस करती हुई नजर आए, तो ये भी देखने वाली बात होगी। ये वो सारे निर्णय हैं जो अभी से ही लिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इतनी सारी स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग का आखिर नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि प्लानिंग बहुत हद तक बनती है लेकिन वो जमीन पर उतर नहीं पाती। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिससे चर्चा करेंगे इसी विषय पर। लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन। दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। तुमको जाना होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। चर्चा कर रहे हैं हम सर्वे से पहले टिकट। जी हां, बीजेपी किस तरह 2022 विधानसभा चुनाव से पहले टिकट देने के लिए सर्वे कर रही है। और आइए फिर से एक बार चर्चा की शुरुआत से पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए बीजेपी का मिशन 2022। यूपी में तेजी से बदल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम। हाईकमान ले रहा है लगातार फीडबैक। दिल्ली में हो रही है हाई लेवल मीटिंग। 2022 के चुनाव के लिए तलाशे जा रहे हैं प्रत्याशी। चुनाव से पहले बीजेपी कराएगी सर्वे। वर्तमान विधायक की देखी जाएगी छवि। विधायक के प्रति नाराजगी के जाने जाएंगे कारण। जातीय संतुलन का भी रखा जाएगा हिसाब। मजबूत दावेदारों का किया जाएगा आकलन। सर्वे के लिए हर क्षेत्र में रखे जाएंगे संयोजक। अलग अलग एजेंसियों के सर्वे कराने की तैयारी। प्रभारी के लिए हर जगह से 3-3 नाम मांगे गए हैं। तो मजबूत दावेदारों के नाम मांगे गए हैं और सर्वे के आधार पर
इस चीज़ को डिसाइड किया जाएगा, इस चीज़ का निर्णय लिया जाएगा कि आखिर टिकट किस उम्मीदवार को दिया जाए। 2022 के लिए पक्की तैयारी अभी से शुरू कर दी है बीजेपी ने। चर्चा कर रहे हैं इसी पर और हमारे साथ इस चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं। आरएसएस विचारक दुर्गेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। बीजेपी के 2022 के विधानसभा चुनाव की जो रणनीति पूरी बन रही है, जो इस तरह से प्लानिंग शुरू की गई है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा सर्वे को लेकर के है। आरएसएस की बात करें तो शुरुआत से ही बीजेपी आरएसएस के साथ जुड़ी रही है। आरएसएस भले इस चीज को कहे कि वो सीधे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसकी राजनीति में ताकत भी, राजनीति में उसका इंटरफेयर भी, राजनीति में उसकी जो पैठ कहेंगे वो भी रही है। अब बात अगर बीजेपी की जाए तो आरएसएस के सिद्धांत हैं कई सारे, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से टिकट बांटे गए थे, कई आपराधिक छवि वाले, कई दागी छवि वाले, कई पे जो मुकदमे वाली छवि वाले, ऐसे लोगों को टिकट दिए गए उन सिद्धांतों, उन मूल्यों से अलग हटके जो कि आरएसएस मानता है। लेकिन फिर भी आरएसएस ने उस वक्त इस बात को माना। क्या कहेंगे आप कि जब चुनाव आता है तो सारे सिद्धांतों और मूल्यों को दरकिनार कर दिया जाता है, अभी सत्ता के लिए जो सही है उसी को सही मान लिया जाता है? देखिए बहन जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो आपने मेरा परिचय दिया तो आपने कहा कि आरएसएस के प्रचारक। मैं प्रचारक नहीं हूँ। प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं, वो पारिवारिक जीवन का त्याग करके आते हैं और पूरे समय संघ का कार्य करते हैं, समाज का कार्य करते हैं। तो आप मुझे आरएसएस का समर्थक कह सकते हैं या आरएसएस की तरफ से अपने में विचार रखूंगा। देखिए, जहां तक सिद्धांतों की बात है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिद्धांतिक तौर पर जो उनका एक उद्देश्य है, पूरे समाज को एकजुट करना और समाज के सबसे पिछले वर्ग में खड़े व्यक्ति को और सबसे आगे खड़े व्यक्ति के बीच में एक समन्वय स्थापित करना और समाज के लिए सबको उपयोगी बनाकर एक संपूर्ण समग्र समाज की नींव रखना। अब इसमें ये बात आती है कि ये कहना कि चुनाव के समय सारे सिद्धांत ताक पर रख दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। आप आरएसएस क्या सोचता है, उसकी विचारधारा क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, आप दूर बैठ के नहीं जान सकते। वो आप आरएसएस में जुड़कर ही जान सकते हैं। आरएसएस के बीच में वर्किंग करके ही आप जान सकते हैं कि सिद्धांत क्या है। किस व्यक्ति के ऊपर सिर्फ दोषारोपण किया जाएगा तो वो अपराधी नहीं बन जाएगा। और अगर आप इस तरीके से देखें कि समाज में किसी की व्यक्ति के ऊपर कोई दोष लगा दिया जाएगा और वो अपराधी हो जाएगा, तो आप ऐसा कैसे मान सकते हैं? ऐसे तो न्यायालयों का और विचारणों का, इन सब का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा कि किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगा दिया जाएगा और वो अपराधी मान लिया जाएगा। जहां तक रही चुनाव की तैयारी और प्लानिंग की बात, तो आरएसएस इसमें अपना एक मंतव्य जरूर रखता है, लेकिन उसकी तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होते। वो राजनीति में, आप कहें कि वो राजनीति में इन्वॉल्व नहीं है, उसका एक व्यू है और वो व्यू अपना रखता है। अगर उसका कोई सम्मान करता है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं करता है तो वो अपने कृत्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात कि वो प्लानिंग करेगी, सारी पार्टियां प्लानिंग करेंगी, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, सबके अपने अपने तरीके और नजरिए होंगे प्लानिंग के, और उस हिसाब से वो लोग अगले विधानसभा चुनावों की तैयारियां करेंगे। तो आप इसमें जैसे ये आई है कि एक सर्वे किया जाएगा, तो आप कोई भी काम करेंगे, आप अपने घर का, परिवार का कोई छोटा मोटा कार्य करेंगे, एक छोटे समुदाय का कोई कार्य होगा, और चाहे एक समाज का बड़ा कार्य होगा या देश की विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनावों का कोई भी कार्य होगा, तो जो जिम्मेदार लोग हैं, जो उसमें फाइट करेंगे, जो आगे बढ़ेंगे, जो उसमें शामिल होंगे, वो एक प्लानिंग करेंगे। अब जिस समाज का, समुदाय का जो प्रायोरिटी होगी, जो उनके सामने प्रत्यक्ष चीजें होंगी, उसके आधार पर वो अपने प्लानिंग करेंगे और अपने प्रत्याशियों का निर्धारण करेंगे, समाज के बीच में जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे। तो ये कहना कि इस वक्त जो चुनाव और इस वक्त जो आरएसएस की भूमिका है, भले आप इस चीज को कहते हो कि जिस पर दोषारोपण किया जाए, लेकिन इस चीज को भी मानेंगे, न जाने कितने ऐसे विधायक हैं जिन पे आय से अधिक संपत्ति, कितने ही ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि सजा याफ्ता भी हैं, जिन पर केसेस भी हैं, लेकिन उन सबको भी लिया जाता है। सत्ता पे काबिज होने के वक्त, चुनाव के वक्त इन सबको जरूर दरकिनार कर दिया जाता है। फिलहाल वक्त बहुत कम है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दर्शकों, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।
रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले, चलो चलो चले, चलो चले टीका लगवाए।